अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है और आज इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से भी हटाने का फैसला कर लिया है। जुलाई 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद चेयरमैन पीटीआई और उनके साथियों ने इस खुशी में मिठाई खाई कि इस फैसले से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम हो गई है। क्या बटक जेल की कैद में बैठे चेयरमैन पीटीआई को इस बात का इदराक हो रहा होगा कि पाकिस्तानी अदालतों में सियासी फैसले मेरिट या डी मेरिट से ज्यादा मखसूस माहौल और मारूजी हालात के तहत किए जाते हैं? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को दी जाने वाली सजा मेरिट पर थी? क्या नवाज शरीफ को इंसाफ के मुताबिक हाई जैकर करार दिया गया था? यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करके क्या सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम कर दी? क्या पनामा को अकामा में किसी कानूनी मेरिट की बिना पर बदला गया? ये हैं वो सवालात जिन पर कैद के दौरान चेयरमैन पीटीआई को गौर व फिक्र करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान के पहले ऐसे सियासी रहनुमा नहीं जिन्हें सजा दी गई और नाअहल करार दिया गया, मगर इस फहरिस्त में शामिल अक्सर सियासतदानों ने सियासत के तमाम दरवाजे बंद करके तसादुम की राह नहीं अपनाई। अप्रैल 2022 के बाद चेयरमैन पीटीआई के सीनियर साथी उनको यही समझाते रहे कि वो मुजाहिमत को तसादुम की तरफ ना लेकर जाएं। चेयरमैन पीटीआई के सियासी मुखालिफिन नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी मुजाहिमत तो जरूर की, मगर उन्होंने अपनी मुजाहिमत को बराह रास्त तसादुम की राह पर नहीं डाला। कैद और सियासी सख्तियों ने बड़े बड़े सियासतदानों को अपनी सियासी सोच और फिक्र बदलने पर मजबूर किया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कैद के दौरान लिखी गई किताब अगर मुझे कत्ल किया गया में लिखा कि 77 के मार्शल लॉ का एक सबक यह है कि तबकाती कशमकश में किसी एक तबके की फतह ही होती है। उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 और 2007 में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादुम के बजाय मुफाहमत की राह अपनाई। गुजरांवाला जलसे में जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद करने के बावजूद नवाज शरीफ की जमात नून लीग ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट दिया। क्या चेयरमैन पीटीआई कैद के दौरान इन सवालात पर गौर करेंगे या अब भी वो अपने तखय्युल में सोशल मीडिया पर की गई तकारीर पर ही नाजा होंगे जिनमें वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते, फौजी अफसरों का नाम लेकर उन पर कत्ल की साजिश के इल्जामात लगाते और अपने तमाम सियासी मुखालिफिन को एक ही सांस में करप्ट, चोर और डाकू कहते हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। आपके लिए पहला सवाल, चेयरमैन पीटीआई 3 साल कैद और 5 साल के लिए नाअहल, क्या जेल की कैद मुजाहिमती खान को मुफाहिमती बनाएगी? सवाल ये इसलिए है कि हमने ये देखा, तारीख भी बताती है कि जेल की कैद बड़े बड़े लीडर्स जो दुनिया के गुजरे, नेल्सन मंडेला या गांधी जैसे रहनुमाओं से लेकर, अगर हम पाकिस्तान की अपनी लोकल पॉलिटिक्स की बात करें, भुट्टो, बीबी, नवाज शरीफ, सबकी सोच बदली कहीं ना कहीं। तो क्या ये कैद के दिन चेयरमैन पीटीआई की सोच में तब्दीली लाएंगे? हसन निसार साहब। देखें आयशा, पहली बात यह है आपने बेशुमार मिसालें दी हैं, बेशुमार मिसालें इसके बरक्स भी हैं। स्पार्टकस से लेके बेशुमार लोग हैं। मैं बौखला गया हूँ सोच के कि कितनी लंबी लिस्ट। और कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती, दाएं हाथ पे चांद बाएं पे सूरज, ये और तरह का किस्सा है। अच्छा, बाकी अगर आप जनरली स्पीकिंग अगर आप बात करो, चीज़ों के देखने का अंदाज होता है, इस एंगल से और तरह, उस तरफ से और तरह। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे सदियों से, पंजाबी बहुत, उर्दू की भी माँ है, ये बहुत पुरानी ज़बान है, वो कहा करते थे आदतां सिरां नाल जांदियां ने। ये बड़ा, इसमें बहुत ज़्यादा विजडम है, रस्टिक विजडम। दूसरा, वो ज़रबुल मिसल आपने सुनी होगी, अरबी की है कि मिजाज ही मुकद्दर होता है। हर्फ पे आखिर ये है कि हमारे हुजूर से, हमारे आका से कौल मंसूब है कि अगर कोई क्रेडिबल आदमी, मुझे इस वक्त वो अरबी का लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, कहे कि पहाड़ अपनी जगह से सिरका है तो मैं मान लूँगा। बाद में जियोलॉजिस्ट ने बताया सदियों बाद के पहाड़ सिरकते हैं, अपनी जगह से हिलते हैं। उन्होंने फरमाया मैं मान लूँगा, लेकिन अगर कोई ये कहे, वही आदमी ये कहे कि फ़लाँ ने अपनी आदत छोड़ दी है, तो मैं नहीं मानूंगा। आदतां सिरां नाल जांदी हैं, और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो लोगों को बहुत मुकद्दस और मुकद्दम होती हैं। टेम्परामेंट जो है, टेम्परामेंट जिसे
कहते हैं ना, वो तब्दील नहीं होते। जो बात आप कर रहे हो ना, जी जी, भुट्टो की एरोगेंस आखिरी वक्त तक अपनी जगह पे कायम रही। ये बाकी एक दुनियादारी के छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इनकी तो औकात ही कोई नहीं ना, ये कोई बड़े खिलाड़ी तो हैं नहीं। सही। ये तो पावर प्लेयर्स हैं मामूली किस्म के सारे के सारे। सही। धंधा को ढंग का हो वो पीछे हटता है भला, ठीक है, उसका कोई स्टांस हो जिंदगी में। हाँ। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा इस सवाल को तब्दील करके सर, थोड़ा सा इस बात को, आपने आदतों की बात की कि कुछ आदतें मुकद्दस और मुकद्दम होती हैं। चेयरमैन पीटीआई जहां पहुंचे हैं, जिस मकाम पर, अगर मैं कुछ चीज़ें सामने रखूं तो आप किसे जिम्मेदार समझेंगे उन्हें यहाँ लाने में? उनकी नरगिसियत, सियासी शऊर की कमी, करीबी साथी, सियासी शऊर से आ रही व्लॉगर्स जो बहुत कुछ सोशल मीडिया पर डलता है जो एक सोच बनाने पर मजबूर करता है, या चेयरमैन की अपनी खुद फरेबी? कौन सी आदत है कि जो यहाँ तक ले आई? देखें, मैं आपको बताऊं, नरगिसियत और बड़े लोगों में होती है, वो इस तरह नहीं होता। बुनियादी तौर पे याद रखना, मुहावरा है जिसको मैंने खुद अमेंड किया है। मुहावरा है अंग्रेजी का, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये गलत है। मुहावरा है अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। मैं अगर किसी ऑफिस में काम करता हूं तो कंपनी 8 घंटे तो मैं अपनी बीवी बच्चों को नहीं देता। तो पता नहीं कौन कौन बिज बिला जो है उसके साथ मुझे 8 घंटे गुजारने होंगे। मैं तो 30-35 साल से अभी ये काम करता ही नहीं हूँ, 40 साल से नहीं कर रहा बल्कि। तो अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। जब आप एक खास तरह के लोग, मैं पहले वो मिसाल दे चुका हूँ, वो ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब की किताब वाली, मर्दम शनासी इज द प्रॉब्लम। बहुत देखो, मैंने आप ही के प्रोग्राम में शायद ये बात की थी कि खुशामद जो होती है अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन ट्रीट इट लाइक च्युइंगम। चबाओ और एंजॉय इट फॉर अ वाइल और फिर थूक दो। दुरुस्त हो गया। अब जहां आप जनाब चौधरी साहब, खान साहब, मलक साहब, फलाना साहब, ये और सी क्लास अकबर आजम एक मिसाल, चिट्टा अनपढ़, अंगूठा छाप, पढ़ने नहीं दिया, चाचाओं ने उसको यरगमाल बना के रखा। लेकिन आज भी तारीख में 9 पर्ल्स ऑफ अकबर द ग्रेट, 9 रतन, 9 मोती, ये फर्क है। मतलब शनासी बहुत फैसला कौन है, बाकी अपना मिजाज भी होता है, जाहिर है। नरगसियत कोई इतना बड़ा ऐब नहीं है। सोनी नू पता होता मैं सोनी है। सोनी से मुराद सिर्फ शक्ल सूरत नहीं है। हाँ, ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, क्या जेल की कैद मज़ाहिमती खान को मुफाहिमती बनाएगी? रीथिंक करेंगे चीज़ों को? आपने अल्लाह जाने किस किस का नाम ले दिया, कंपैरिजन में किन किन लोगों का नाम लिया, मैं हैरान हूँ इस बात पे। भुट्टो, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, नेल्सन मंडेला का आपने नाम ले दिया। मैं सख्त प्रोटेस्ट करता हूँ कि इन नामों का इस्तेमाल इस सवाल के साथ किया जाए। नवाज शरीफ काट दियो बिचों। ऑलराइट, आई एग्री विद यू। मैं अपने टीचर, अपने सीनियर उस्ताद का एहतराम करते हुए, उसके जज्बात का एहतराम करते हुए निकाले देता हूँ। आपने बहुत बहुत बड़े नाम ले लिए, मुझे अफसोस हुआ। अच्छा, मुझे पहले ये बताया जाए कि उनका एडमिशन अलॉट नंबर क्या है रूल 17 के मुताबिक जेल में, क्या किसी के इल्म में है? मुझे ये बताया जाए क्या रूल 24 के तहत उन्हें प्रिजन क्लॉथ दिए गए या नहीं दिए गए? ऐसी बातें होती हैं जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो देखने वालों तक पहुंचनी चाहिए। और हम फैसला कर रहे हैं मज़ाहमती खान साहब को आप जैसे ही लोगों ने मरवाया है। अच्छा, आपने उस शख्स को मज़ाहमती खान बना दिया और वो सचमुच समझ बैठा वो मज़ाहमती खान है। कि आप लोगों ने किया, यानी आपने कहा, मुझे एक सुबह में उठा, आपने कहा कि इफ्तिखार साहब आप 2 टके के आदमी, आपको पता है उसके टिकटॉकर का प्रोग्राम जो है वो तो कई मिलियन में पहुंच गया। किसके? और आप उसको मानने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने हैरानगी से देखा कि हाँ यार, उसने टिकटॉकर का प्रोग्राम शुरू किया है, वो लोगों से बात कर रहा है, तो मिलियन लोग उसको सुनते हैं। तो आपने उसको वो हीरो बना दिया जो समझा कि मैं वाकई इतना बड़ा हीरो हूँ कि मुझे तो सिर्फ सुनने के लिए लोग लाखों करोड़ों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। आपने उसको बना दिया। हमने कैसे बना दिया? एक ऐसे दोस्त ने बना, आप लोगों ने, उसके व्यूअर्स ने, उसके चाहने वालों ने
सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों ने, और फिर उसको टीवी पर उस इंफॉर्मेशन को टीवी पे इस्तेमाल करके लोगों के साथ शेयर करने वालों ने। और आज आपका सवाल है कि क्या जेल की कैद मुज़ाहमती खान को मुफाहमती बना देगी? यानी आपने तस्वर पहले से कर दिया कि वो मुज़ाहमती खान है। सर देखें, अगर उनको इतना कुछ उन तक पहुंच रहा है, वो जिस बुनियाद पे समझ रहे हैं, जो कि वो पिछले 1.5 साल से जिस तर्ज पे सियासत लेके चल रहे थे कि जो उन्होंने सोच लिया उस हिसाब से चले, उनकी सीनियर लीडरशिप कह रही है कि हम उन्हें कह रहे थे कि आप इतने ज्यादा मुखालिफ ना बनाएं, पर वो अपने तर्ज की सियासत करें। सवाल का मतलब ये कि इस वक्त वो एक तन्हाई में है, अलहदा बैठे हैं, क्या रीथिंक करेंगे अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर कि मुझे सियासत सियासी रिंग में करनी है, अपने सियासी मुखालिफिन के साथ करनी है, उनसे लड़ के नहीं करनी? आपके इस सवाल में वजन है। अब जो आपने किया है इसका मैं जवाब भी दूंगा। शुक्र है आपने जेल की कैद मुज़ाहमती खान को मुफाहमती बनाने से थोड़ा एक स्टेप पीछे आप आई हैं। आपने सियासी बात की है। सियासत में बुनियादी गलती ये है कि उनको कौमी असम्बली नहीं छोड़नी चाहिए थी। ट्रू, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बुनियादी गलती हुई है। और उनकी तादाद कम नहीं थी। मैं तो हैरान हूँ, इतनी ज़्यादा तादाद अपोजिशन की मैंने पहले पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, मुझे याद नहीं पड़ता कि इतने नंबर्स होंगे। ठीक, और काम ही नहीं होता। और जब देखें सेनेट उन्होंने छोड़ी नहीं, और अपोजिशन इतनी बड़ी है कौमी असम्बली में, कोई बिल पास ही नहीं हो सकता था, कोई बिल आगे जा ही नहीं सकता था। और इस बात के इम्कानात हैं कि प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर शायद इनके बिल मंजूर हो जाते, इन्होंने वो छोड़ दिया। फिर इन्होंने पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों की हुकूमतें छोड़ दी। सही। और अजीब तोजी पेश की कि मैं इसलिए दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहता हूं कि मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं पॉपुलर हूं। भाई आप पॉपुलर थे तो आप उन असेंबलियों के अंदर मौजूद थे एक्सीडेंट के साथ। क्या वो रीथिंक करेंगे अपनी उन पॉलिटिकल फॉल्ट्स को? एक मिनट, मैं इजाज़त हो तो मैं फिक्रा मुकम्मल कर दूं। करें जी। शुक्रिया आपका, मेहरबानी। वो उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा हूँ। भाई ताकत का मुजाहरा करके आप दोबारा भी आ जाते तो ये अजीब ताकत का मुजाहरा था। आपने वो वीकनेस की। फिर आपने दर पे 1 जलसा, 2 जलसे, 52 जलसे कर दिए। फिर आपने लोगों को मजबूर कर दिया कि घरों से बाहर आओ, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। यहाँ पर मुज़ाहमती खान आपकी शक्ल में आ गया। आप उसको मुज़ाहमती खान कहते रहे और वो सचमुच समझ बैठा है वो मुज़ाहमती खान है। ठीक हो गया। सियासत में मुज़ाहमत होती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज के ऊपर। ओके। और पहली गलती जो हुई है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की, वो थी असेंबली से बाहर आना, असेंबलियों को तोड़ना। और इन 4 सालों में कोई फंडामेंटल ऐसा डिसीजन नहीं करना जिससे आवाम को फ़ायदा हो। 9 साल में खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जो दूसरे सूबों में लुटेरों की हुकूमतों ने ना की हो और इन अच्छे लोगों ने की हो। ये है वो प्रॉब्लम जिसका उन्हें सोचना चाहिए। अब उनके पास मौका है कि आराम से सोचें और उन दोस्तों की बातों में मत आए जो कहते हैं सूली पर चढ़ जो राम भली करेगा। सूली पर चढ़ने से राम भली नहीं करेगा। इट विल बी डिफिकल्ट गेम फॉर हिम। शहजाद साहब, कितनी डिफिकल्ट गेम होगी और क्या हालात उन्हें रीथिंक करने की तरफ ले जा सकते हैं कि वो अपने अंदाजे सियासत में तब्दीली लाएंगे? आपके जवाब में हसन निसार साहब का वो जुमला जो आपको भी बहुत पसंद है कि इंसान का मिजाज ही उसका मुकद्दर होता है। बिल्कुल। तो जो आज आपका पहला सवाल आप हसन साहब से पूछ रही थी और जो भी आपने मुझसे पूछा, उसका गालिबन बड़ा शॉर्ट और बिल्कुल कंसाइज आंसर ही है कि उसका मिजाज उसका मुकद्दर होता है। मुफाहमत के ऊपर आपने कहा कि वो रीथिंक करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, मुफाहमत की ज़रूरत किसको है इस वक्त? जिनसे मुफाहमत वो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सब लोग उनसे मुफाहमत इस वक्त करने के लिए तैयार नहीं। कोई भी मुफाहमत के लिए तैयार नहीं। वो तो खुद अपने किए पे वहां पहुंचे जहां पर इस वक्त बैठे हैं। तो इसलिए ये लोग जो कि उस तरफ उनको धकेल रहे थे या ये जा रहे थे और देख रहे थे कि उस तरफ जा रहे हैं, ये आज मुफाहमत करके उनको वहां से निकाल लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी भी नहीं निकालेंगे। एक वो है अंग्रेजी की टर्म है कि रीड द रूम। आपको अपने जो 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 तनासुब है उसका जायजा लेना चाहिए। आपको अपने इर्द गिर्द का कॉन्टेक्स्ट का तो आपको जायजा लेना चाहिए और उसके हिसाब से फिर अपना अमल करना चाहिए। इन्होंने रीड द रूम नहीं किया। मुफाहमत जो होती है वो वक्त और तनाजुर के साथ की जाती है। ये ना वक्त को पहचान सके ना तनाजुर को पहचान सके, फिर अपने काम के अंदर
आपने कहा ना मुजामत अपने घर वालों से होती है। मुजामत वहां पे आप अपने घर वालों में कमजोरियां लाख होंगी, लेकिन अगर आप उस घर को चलाने वाले हैं, आगे लेके चलने वाले हैं, आप उस घर को दुरुस्त करते हैं, कमजोरियों को दूर करते हैं, आगे बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, आप मुजामत नहीं शुरू कर देते, आप लड़ाई नहीं शुरू कर देते। टकराव और तसादुम कभी आपको किस तरीके से आपने किसने बताया आपको कि टकराव और तसादुम के साथ बिल्ड होती हैं चीजें, डिस्ट्रॉय होती हैं, खत्म होती हैं। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त, हाँ वक्त मुश्किल है उनके ऊपर, उनकी देखिए दूसरी बात वजन के ऊपर होता है ना, कि आपका वजन कितना है। जब इंसान इतना हल्का हो जाए जितने वो हल्के हो गए, तो किसी को मुफाहमत की क्या जरूरत पेश आएगी। आपका तो वजन ही नहीं है। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान की बात कोई नहीं दुनिया में सुनता, इसलिए नहीं सुनता कि आपका वजन कम हो गया दुनिया के तरीके से देखने में, और कोई आपसे इस वक्त आपकी बात चाहे वो कश्मीर की करें, किसी और चीज की करें, कोई यकीन नहीं ज्यादा रखता आपके ऊपर, वजन कम हो गया। इसी तरह इंसानों का, पार्टियों का, सियासत का वजन कम हो जाता है। उनका वजन कम हो गया अपनी गलतियों से, अपनी नाअहलियत से, मैं समझता हूं। और जब ये स्टेज आ जाए तो फिर इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए सब्र है। जेल में सबसे बड़ी जो चीज चाहिए होगी वो रिफ्लेक्शन के साथ साथ सब्र भी होगा। सब्र है, रिफ्लेक्शन करने का तरीका है, नरगसियत से दूरी हो सकती है, क्या आप ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। और अगर ये ऐसा हुआ तो रुत भी बदलती है, वक्त भी बदलते हैं, हालात भी बदलते हैं, और वक्त एक सा नहीं रहता। लेकिन उसके लिए सब्र और हिम्मत और रेजिलियंस होनी चाहिए, जो कि मंडेला में थी, जो गांधी में थी। इनमें भी उस तरह की चीज अगर आ गई तो शायद उस लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन लगता नहीं है। जो आसार देखे हैं वो इसे बताते नहीं हैं। बड़ी अहम एक बात की कि सियासी वजन कम हो गया है, इसलिए कोई भी सियासी डायलॉग को तैयार नहीं। अब सार साहब, चंद दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने भी बात की कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए जब तक तलखियाँ कम नहीं होती हैं। चेयरमैन पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी और चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ के दरमियान भी। खुद चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से पिछली रात जो खिताब किया और गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा जो लोग इख्तिदार में बैठे हैं, पीटीएम को, इस्टेब्लिशमेंट को, सबको कहता हूँ कि टाइम आ गया है मुल्क को सोचने का, आप ज़ात को बीच से निकाल दें। ये जितनी गुफ्तगू हुई, क्या इस वक्त उनके पास वो सियासी वजन है जो शहजाद साहब कह रहे हैं, जिस बायस उनके लिए कोई सहूलत नहीं है? क्या वाकई ही चेयरमैन पीटीआई सियासत में नोबडी हो गए? ये इतना ही आसान है और सोचेंगे? नोबडी नहीं हुआ है सियासत में, ये बात तो तय है। सोचने की बात जो है वो मैं उस पर आपकी बात का जवाब देता हूँ। पहले जो मुज़ाहमत और मुफाहमत वाली बात की है ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुज़ाहमत खान है या मुफाहमत खान है, वो ज़िद्दी खान है। और वो क्यों ज़िद्दी खान है? बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ का नाम लिया गया, मुझसे पहले तशबीह दी गई, मुवाजना किया गया, स्पार्टाकस से लेके तो नेल्सन मंडेला तक। ठीक है, एक नाम बीच में से मिस कर गया आप सब लोग, जी। वो बहुत ज़रूरी नाम है, और ख़ान साहब आजकल जेल में बैठ के उसी की तरह सोच रहे हैं, और वो नाम है अर्तुगरुल का। अर्तुगरुल भी अपनी जदोजहद के दरमियान गिरफ़्तार हुआ कई बार, और फिर वो जिस तरह जेल के अंदर बैठ के, वो जो उस वक्त कैद खाना होता था उसमें बैठ के जिस तरह वो प्लान करता था, और वो फिर निकल जाता था, और फिर उसके शाहसवार घोड़े पे बैठ के, और वो भी घोड़े पे तलवार लेके बैठ के निकल जाते थे जंगलों और बियाबानों में, और कुश्तों के पुश्ते लगा लेते थे। ख़ान साहब ख्यालात में ये कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन बात यह है कि इंसान की जो शख्सियत होती है ना, उसके चार हिस्से हैं ना, दिल है, रूह है, आपका दिमाग है और जिस्म है। ख़ान साहब का दिल और रूह तो है तुर्क पिशौरी, लेकिन उनका जो जिस्म है ना अब, और उनका जो दिमाग है 72 साल की उम्र में, वो लाहौरी एलीट का है। वो आराम मांगता है, वो जद्दोजहद नहीं मांगता। हो सकता है यहाँ पे हम सबको ये खुशफहमी हो कि 72 साल की उम्र में वो बहुत कोई बदल के अंदर से आ जाएंगे, वो बिल्कुल बदल के नहीं अंदर से आएंगे। मुफाहमत की उन्होंने कोशिशें ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। 3 उसकी मैं आपको साइन बताता हूँ। ये जो बयान अभी आपने जिक्र किया कि उन्होंने एक दिन पहले दिया गिरफ्तारी से कि मैं सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, तो पिछले 22 साल की जद्दोजहद कहाँ गई जहाँ पर सबको चोर, डाकू, गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहते थे, और इनको तो मैं जेल में डाल दूंगा, फांसी पर लटका दूंगा। अब उनके साथ मुज़ाकरात पे क्यों राज़ी हुए? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके रास्ते बंद हो चुके हैं। ये एक मुफाहमत है। दूसरी मुफाहमत जो नाजो नाम में पले, बचपन से जो दौलतमंद घराने से जिसका ताल्लुक़ है, और ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की, जिन्होंने आज अपनी दरख्वास्त लिखी है ना हाई कोर्ट को, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि मेरी परवरिश तो बड़े
बड़े नरम गरम माहौल में हुई है। मैं तो अमीर ज़्यादा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने का आदी हूँ, मैं ये सख्तियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे तो आप जेल में एक क्लास दें। दूसरों के लिए अमेरिका में न्यूयॉर्क में खड़े होकर कहते थे मैं जाके टीवी भी बंद करवाऊँगा और AC भी उतरवाऊँगा। ये मुफाहमत की दूसरी कानूनी आपको जेस्चर नज़र आया। तीसरा जो है वो बयानी में आपको नज़र आएगा। कल इस्लामाबाद में 2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। एक तो आपने हमारे कराची के बहुत बड़े एंकर हैं और बहुत बड़े एंकर हैं, उनका ट्वीट आपने देख लिया होगा जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कसूर खान साहब का नहीं है, वो बेचारे तो बड़े मासूम हैं, गलती सबसे बड़ी जो है ना वो पिंकी पीरनी की है। वो जो है ना वो अमल करती थी और अमलियात पे यकीन रखती थी और मुवक्कलात थे, ये थे वो थे, तो वो खान को हिसार में ले लिया। इस वजह से खान ने सारे गलत फैसले किए, वरना खान तो बहुत सादा है। यहाँ एक खान साहब के जो साबिक मुशीर थे इतलात के, वो अब वो उन्होंने जो अपने TV चैनल को एक लाइन दी है वो ये है कि हमने सारा मलबा पिंकी पीरनी पे डालना है खान साहब से हटा के, ये लाइन दी गई है बाकायदा। अब आप मुझे बताएं कि जब ये एक बयानिया बन रहा, आप देखेंगे कुछ दिनों में आने वाले दिनों में कि ये बयानिया बनाया जाएगा कि खान तो सादा है, उसका तो कसूर ही कोई नहीं है, उसकी तो एस्टैब्लिशमेंट से सुलह होनी चाहिए और वो सारा कसूर तो पिंकी का, गोगी का और फैज़ का था। लेकिन इशू ये है कि खान साहब ने अपना एतबार और एतमाद खो दिया। अब उनके लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा रास्ते नज़र नहीं आते हैं। उनका जिस्म और उनका दिमाग मुफाहमती है, दिल में वो बेशक अर्तुरुल बने रहें, वो कोई अब उससे फ़र्क पड़ने का है नहीं। वो अवाम में उनकी सपोर्ट है, वो किस तरह ट्रांसलेट होती है पॉलिटिकल पावर में, ना उन्होंने इसकी कोई प्लानिंग की है, ना मुझे कोई प्लानिंग नज़र आ रही है, और आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि वो कितनी ट्रांसलेट होती है। ठीक है, जो गुफ्तगू की पैनल ने सियासी रास्ते कम और तंग हो गए हैं, सियासी वजन कम हुआ है, लेकिन शहजाद साहब ने एक बात कही कि अगर रिफ्लेक्शन, पेशेंस यानी सब्र और ऑब्जेक्टिविटी के साथ चला जाए तो हालात, वक्त और रुत बदल सकती है। लेकिन क्या चेयरमैन PTI ये कर पाएंगे या नहीं, इसका तयन वक्त करेगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद निगरान वजीर आज़म की तलाश आखिर कौन बनेगा, जानने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। कौन बनेगा पाकिस्तान का निगरान वजीर आज़म? यह है वो ऐसा सवाल जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी, सहाफ़ती और कानूनी हलकों के साथ साथ शहरियों की दिलचस्पी का भी मौजू बना हुआ है। इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान वजीर आज़म का तस्वुर दुनिया की कई फंक्शनल डेमोक्रेसीज में नहीं मिलता। अमरीका, बरतानिया से लेकर एशियाई जमहूरियतों, भारत, जापान, इजराइल, हत्ता कि श्रीलंका जैसे मुल्क में भी इंतखाबात के लिए निगरान वजीर आज़म का तस्वुर मौजूद नहीं। बांग्लादेश में कुछ अरसे के लिए सिस्टम चला, मगर 2011 में इस सिस्टम को वहां पर भी ख़त्म कर दिया गया। अब पाकिस्तान को देखें तो क्या कोई एक भी ऐसी निगरान हुकूमत रही है जिसने इंतखाबात का इनेकाद करवाया हो मगर उस पर उंगली ना उठी हो? 1990 में IJI के लीडर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को निगरान वजीर आज़म बनवाकर इलेक्शन करवाया गया। नतीजा IJI कामयाब हो गई। 93 के इंतखाबात में वर्ल्ड बैंक के आला ओहदे पर फायज मोइन कुरैशी को अमेरिका से इंपोर्ट करके निगरान वजीर आज़म बनाया गया। 97 के इंतखाबात के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथी मेराज खालिद को निगरान वजीर आज़म बनाया गया, मगर उस वक्त हकीकी इक़्तिदार सदर फारूक लगारी के पास ही था। 2008 में मियां सुमरो निगरान वजीर आज़म बने, मगर ताकत का हकीकी मरकज़ तब जनरल मुशर्रफ नहीं बल्कि जनरल कियानी बन चुके थे। 2008 और 13 के इंतखाबात के लिए रिटायर्ड जस्टिस साहिबान को निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया। क्या ये इंतखाबात बेज़ाब्तगियों से पाक थे? इन निगरान वज़ीर आज़म के पास ऐसी क्या इंतज़ामी सलाहियतें थीं कि उनको इंतखाबात के इनेकाद के लिए चुना गया? पाकिस्तानी तारीख में निगरान सेटअप के इस मुख्तसर जायजे से यही सवाल जन्म लेता है कि पाकिस्तान में निगरान वज़ीर आज़म का तजुर्बा कामयाब रहा या फिर नाकाम। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से है, कौन बनेगा अगला निगरान वज़ीर आज़म? जज, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, माशी माहिर, सहाफ़ी या सियासतदान? आप नाम ना लेना चाहें और अगर कोई नाम स्पेसिफिक आपके जहन में हो तो नाम भी ले सकते हैं, लेकिन कौन आप समझते हैं कि एक बेहतर निगरान वज़ीर आज़म हो सकता है? हमें ज़रूरत भी है निगरान वज़ीर आज़म की या नहीं? हसन निसार सर। देखिए सारे दोस्त, मुझे अगर 5-5 सेकंड दें तो मैं थोड़ी सी लंबी बात करना चाह रहा हूँ। जी कहिए। 15 सेकंड। जी सर कहिए कहिए। चलें जी, बात सुने। अच्छा, पहली बात सुने कि फरीद खान नामी एक आदमी गुजरा हमारी तारीख में, आप उसे जानते हैं शेरशाह सूरी के नाम से। वो ना जज था, ना टेक्नोक्रेट था, ना ब्यूरोक्रेट था, ना मईशतदान था, ना सहाफ़ी था, ना सियासतदान था। वो एक सीधा सादा युवा सोल्जर जिसने करियर के आगाज़ में, ये आपको पता नहीं होगा, मुझे अच्छी तरह पता है, उसने करियर के आगाज़ में राज़नी का काम भी किया, लेकिन वो आदिल था, इंसान दोस्त था, अवाम दोस्त था, फोकस था,
लालची नहीं था, और असल बात ये कि लोगों से टूट के मोहब्बत करने वाला आदमी था। और एक ऐसा शख्स जब कालिंजर की फतह के दौरान एक हादसे की भेंट चढ़ा तो उससे शिकस्त खाए हुमायूं को खबर मिली ईरान में, तो उसकी आंखों में आंसू आए और उसने कहा आज बादशाहों का बादशाह मर गया, सो इंसान का बच्चा आए। 5 साल से कम अरसे की बादशाहत में शेर शाह ने हिंदुस्तान का कैरेक्टर तब्दील कर दिया। लेस देन 5 ईयर्स, 5 में ज़्यादा कह गया हूँ। रमज़ में हो या शायद टॉइनबी ने कहा कि उसके अहद में बूढ़ी औरत आधी रात घने जंगल में सोना उछालती गुजरती तो किसी को जुर्रत नहीं थी उसकी तरफ आंख उठा के देखे। इट्स अ रियलिटी। सो जो भी आए आदमी ना हो, इंसान हो, जिसे वतन और अहले वतन से कोई थोड़ी बहुत मोहब्बत हो। और आखिर पे एक बात ज़ाती मेरे भाई और दोस्त, हम सब के साथी इफ्तिखार साहब में क्या कमी है? ये ब्लेंड है बहुत सारी चीज़ों का, आप लोगों को शायद पता ना हो। ही इज़ नॉट ओनली अ सीनियर जर्नलिस्ट टुडे, वह बहुत गुनी किस्म के आदमी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा इंटरव्यू आज और कल में हो रहे हैं निगरान वजीर आजम के, तो इफ्तिखार साहब से कहें फिर अपनी CV दे दें। ये मुझे नहीं पता तरीका वारदात क्या होगा, लेकिन हर्ज कोई नहीं है। हर्ज कोई नहीं है। अच्छा, मतलब आप एक जो कोई भी आएगा उससे बेहतर होगा। मेरे से बैठ करने माफी दे दें सर। हाँ जी, किस बात पे बैठ कर रहे थे भाई? मैंने कहा कि जो भी आएगा, ओके, जो भी आएगा 2 महीने बाद हम बात करेंगे आपस में, उनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। ओके जी। इफ्तिखार साहब आपका नाम तो दे दिया है, बेट की भी बात कर दी है, लोग भी बाहर बैठे तुक्के लगा रहे हैं, सियासतदान भी रंग बिरंगे वो दे रहे। हमें ज़रूरत है निगरान सेटअप के निज़ाम की? अब तो आपका नाम प्रपोज है, आप कहेंगे बिल्कुल। सवाल है कि आईनी तौर पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो आपने पूरी करनी है ना। आपकी ख्वाहिशात या मेरी ख्वाहिशात तो इररेलेवेंट है ना। राइट नो जो क्वेश्चन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनली हमें जाना पड़ेगा। और बिल्कुल सही कहा कि आदमी तो वही होना चाहिए जो अवाम दोस्त हो। अब मसला है कि अवाम दोस्त की डेफिनेशन क्या है? हसन निसार की कुछ और है, मेरी कुछ और है, अबसार की कुछ और होगी, शहजाद साहब की कुछ और होगी। 3-4 महीने के लिए आता है तो उसको आने दो। उसको चाहिए कि ऐसे फैसले न करे जो फंडामेंटल डिसीजन हों। और लेकिन ये जो मुझे शक पड़ गया है कि जब इन्होंने कहा कि एक आर्टिकल को चेंज किया गया इलेक्शन के, उसमें जो अख्तियारात में इजाफा दिया गया, मुझे शक पड़ता है कि ऐसा ना हो कि ऐसे फैसले करवा लिए जाएँ जो बड़ी अहमियत के हामिल हों और बाद में हमें अफसोस हो। ये काम वो ना करे, सिर्फ आए और जो डे टू डे चीज़ें इसको चलाए और अपना फिर जब ख़त्म हो जाए तो घर चला जाए। क्योंकि और उसके बाद ये आपका बात बिल्कुल ठीक है, लेट इट बी द लास्ट चांस फॉर अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और फॉर द केयर टेकर सेटअप। जब आपने इतनी मिसालें दी हैं तो अब नाकामी के बाद ही वो इस नतीजे पे पहुँचे। और अगर बांग्लादेश में भी ये नाकाम रहा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रवैयों में, लोगों के रवैयों में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं था, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा जुआ हो गया है। मतलब अल्लाह जाने इसका कितनी बड़ी बेट लगी होगी और किस किस की बेट लगी होगी, किस किस के मफादात जो है खेल करेंगे, किन किन कार्टल्स ने ये फैसला किया होगा कि ए लग जाएगा तो उनको क्या फ़ायदा पहुंचेगा, बी वाले कोशिश करेंगे उनका आदमी आ जाए तो उनको क्या फ़ायदा पहुंचेगा, सी वाले अपनी कोशिश कर रहे होंगे। तो ये बहुत खौफनाक रवैया है। और फिर ये कहना है कि ये इलेक्शन को इंसाफ से करवा सकते हैं, क्या कर लेंगे? इलेक्शन सिर्फ इंसाफ से करवा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके इख्तियारात के बारे में हम डिबेट करते नहीं, और जो इख्तियारात हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं हम उसको टीवी पे ज़ेरे बहस नहीं लाते डर के मारे, क्योंकि हम इन निगरानों की हमायत करने में बड़े मसरूफ़ रहते हैं। हमारी लॉबियाँ जो हैं इनके लिए बड़ा काम करती हैं। आपके ख्याल में किसे कौन बेहतर हो सकता है? इनमें से तो मैं सवाल है क्या बेहतर से मुराद क्या करेगा और बड़ी क्या डिलीवर क्या लगता कैसे है? डिलीवर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। सिलेक्ट कौन करता है? नताइज तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करने हैं ना बाबा। उन्होंने कर रहे हैं। उनकी बेहतरी के लिए आपने कोई ऐसी डिबेट साल से नहीं की कि उनको कौन से ऐसे इख्तियार दिए जाएं कि जो नताइज बेहतर हों। ये डिबेट होती नहीं। ये डिबेट होती है कि जनाब जज हो या टेक्नोक्रेट हो या बैरोक्रेट हो या माशी मार हो या साफ़ी हो या सियासतदान हो, और भाई 3-3.25 महीने में ये क्या कर लेंगे? करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। अगर आप उसको इख्तियार दें जैसे इख्तियार हिंदुस्तान में हैं तो बेहतरी के इम्कान हो सकते हैं।
वरना ये तो शोर मचते ही रहेगा कि ये इलेक्शन में धांधली हुई। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हसन का कि उसने मेरे पे एतमाद का इजहार किया। हाँ हसन, कभी आपकी और मेरी हुकूमत आई तो हम ये फैसले करेंगे और इनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे जो माजी में थे। अच्छा चलें जी, ये हो गया। शहजाद साहब, अभी इफ्तिखार साहब ने भी जिक्र किया निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफे का, हम माजी के भी हवाले दिए। क्या इस मरतबा निगरान वज़ीर आज़म माजी की निस्बत किसी भी माजी के निगरान वज़ीर आज़म से ज़्यादा मजबूत होगा, बेहतर फैसले कर सकेगा, इंतज़ामी तौर पर बेहतर डिलीवर कर पाएगा, और कौन होगा या होना चाहिए आपके ख्याल में? अच्छा, ये तो आपने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ लिए जो किसी नजूमी से पूछे जाएं तो वो बेहतर जवाब दे सकते। लेकिन आपके सवाल की जो बुनियाद है ना, आपके सवाल की बुनियाद वो ऐसे है जैसे कि पूछा कौन बनेगा करोड़पति। अच्छा, वैसे तो बात आपने बड़ी पते की कही है, ऐसे मैंने तो इसलिए पूछ रही, सीवी कैसे दी जाती है और तय कैसे होता है? और इसका मुख्तसर जवाब ये है कि करोड़पति ही वजीर आजम बनेगा, निगरान वजीर आजम। चलिए, एक जवाब मिल गया हमें। सही, इसको भी जरा समझ लीजिए बात को। और वो सारी बातें जो कि हसन निसार साहब कर रहे थे शेरशाह सूरी के बारे में, या इफ्तिखार साहब आमतौर पे करते रहते हैं कि अवाम का क्या बनेगा, अवाम दोस्त, उसको भूल जाइए, करोड़पति ही वजीर आजम बनेगा जो बनेगा। अब एक बुनियादी चीज यह है कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बांग्लादेश का जिक्र हुआ। बांग्लादेश में जब से ये निज़ाम शुरू खत्म हुआ है, पहले था, उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया निगरान वज़ीर आज़म को। आपको पता है हसीना वाजिद ऊपर से उतरी ही नहीं है, खालिदा जिया जेल में चली जाती है। हर इलेक्शन से पहले खालिदा जिया पे मुकदमे चलते हैं, वो जेल में चली जाती है। और हसीना वाजिद माशाल्लाह कायम और दायम है, कहने को वहां पर जमहूरियत भी है, वोट भी डलते हैं। हसीना वाजिद को कोई नहीं ला सका आज तक, शायद सच्ची जीतती हो, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। इसलिए हमें अपने मिजाज के मुताबिक देखना चाहिए कि असल में, लेकिन मिजाज हो भी तो क्या है, असल में तो होता वही है जो होना होता है। लेकिन दूसरी बात, मैं आपको ये आपका जो सवाल था उसका एक सीरियस जवाब ये है मेरे ख्याल में कि जो मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस नहज पे चल रहे हैं, इस वक्त ऐसा आदमी होना चाहिए जो सियासी भी हो, मईशत को भी जानता हो, और पाकिस्तान को हो सकता है कि एक लंबे अरसे के लिए निगरान का निज़ाम लेकर चल सकने की अहलियत रखता हो, मर्दम शनास हो, अच्छे लोगों की टीम बना सकता हो, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में से निकलने के रास्ते तलाश कर सकता हो। और वो चंद गिने चुने लोग ही हैं आपके बीच में जो कि इस वक्त इस तरह का काम कर सकते हैं। मुझे लगता है सियासतदान जो कि मईशत की बेहतर सोच रखता हो, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उससे फिर गलत बात निकल आती है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की है। और मेरा ख्याल है कि अगर हमने निगरान का निज़ाम देर तक चलाना है, और मैं साल की बात कर रहा हूँ, साल से ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप देख लें कि आप ऐसा आदमी लेके आए जो कि सिर्फ और सिर्फ IMF की चीज़ को ना लेके चलता हो, सियासत को भी जानता हो और शऊर भी रखता हो कि माशरत और मईशत दोनों को कैसे आगे लेके चलना। शहजाद साहब, एक सवाल करूंगा मैं यहाँ पे। एक साल से अगर आप आगे जाएंगे तो जो मार्च में आपके सेनेट के इलेक्शन है उनका क्या बनेगा? मेरे ख्याल में जिस तरीके से सदर पाकिस्तान अपनी जगह पे कायम और दायम रहेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं होगा, तो सेनेट वाले जो मेंबरान हैं या वो घर चले जाएंगे या उसी तरीके से कायम और दायम रहेंगे। कौन सा यहाँ पे कानून है जिसने अभी तक आइन का शिक है जिसने के काम किया है? मेरा ख्याल है आपको पता है, ये जवाब आपको निगरान जो हमारी सिलसिले हैं इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उसमें मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। अफसार साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सियासत भी जानता और मईशत का भी पता हो, निगरान वज़ीर आज़म को सख्त माशी फैसले करना होंगे, ये बार बार सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है। गिने चुने चांदी लोग हैं, आप इस्लामाबाद से बताएं कि कितने ऐसे लोगों पर फोकस रहे वहाँ पर, कितने ऐसे लोगों के नामों की अफवाहें या खबरें उड़ी हुई हैं वहाँ पर? देखिए, बात इस्लामाबाद में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। बात शुरू हुई शेरशाह सूरी से और आके ख़त्म हुई इफ्तिखार अहमद पे। तो मैं आपको एक आप बीती बताता हूँ कि 4 दिन पहले मैं सुबह उठा हूँ तो मुझे एक मैसेज आया हुआ था, अस्सलाम वालेकुम सर, आप वज़ीर आज़म माशाल्लाह। अच्छा, मैं पहले तो मुझे हार्ट अटैक होने लगा था, ये मैंने अभी तक बात किसी को बताई नहीं है, पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ। वो मैं इतना खुश हो गया, मैंने डिनाई नहीं किया, मैंने उससे ये भी नहीं पूछा भाई ये मैसेज तूने किसको भेजना था। वो मेरा जानने वाला दोस्त है और वेल कनेक्टेड है, उसने किसी और को भेजना था, शायद गलती से मुझे आया, मैंने डिनाई नहीं किया। मैंने स्क्रीनशॉट सेव करके रख लिया है, मैं फ्रेम करवाऊँगा और अपने बच्चों को दिखा करूँगा कि देखो मेरा नाम आता था। लेकिन मैं समझता हूँ जो बात यहाँ हुई है, मुझसे बेहतर कैंडिडेट इफ्तिखार अहमद साहब हैं, मैं उनके हक़ में अपने आप को दस्तबरदार करता हूँ, उसकी
2 वजूहात हैं, बल्कि 3 वजूहात हैं। एक तो वो सीनियर है, बहादुर बहुत है, और आपको, और वो उनका ताल्लुक लाहौरी लीड से है। मैं हुआ लैलपुरिया, तो लाहौरी लीड की तो यहाँ पे गज बज तो उन्हीं की है ना सिर्फ। आखिरी बात जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, इफ्तिखार अहमद साहब इतने वो क्या कहना चाहिए, कसम पुरसी से काम लेते हैं, इतने अवाम दोस्त, इंसान दोस्त हैं, तो मैं तो इनके हक में दस्तबरदार हो गया हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से ये कैंडिडेट है। अब मैं आपको अर्तुरुल जी, बिल्कुल हमारे मॉडर्न अर्तुरुल। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद में क्या हुआ। यहाँ पे एक इस्लामाबाद क्लब है, तो वहाँ उन्होंने एक नई पोलो ग्राउंड बनाई है और उसके साथ एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया है। अगर आप लोग कभी आए ना यहाँ पे रात के वक्त, शहजाद साहब जरूर जाते होंगे। शहजाद साहब, आपका जाना हुआ इधर पोलो ग्राउंड? कभी नहीं जाता। अच्छा, नहीं जाते। अच्छा, चले, फिर इतने करीब है वो नहीं जाते जी। शदीद बारिश हो रही थी, शदीद बारिश हो रही थी, और बड़ी मुश्किल से गाड़ी में से भी आगे नज़र आ रहा था। वहाँ मैं पहुँच गया, वहाँ एक खाना था और वहाँ पे फ्लड लाइट्स लगी हुई थी, बारिश में चल रही थी फ्लड लाइट्स। लोड शेडिंग क्या है, बिजली का रेट क्या है, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। वो माहौल ऐसा होता है वहाँ पे कि आपको ना, वो लंदन का जो ओवल ग्राउंड है वो माहौल भी आपको पेंडू लगेगा उसके सामने। खैर, हमारी एलीट ने, ब्यूरोक्रेट्स ने वो बनाया अपने लिए। वहाँ पे माशाल्लाह सहाफ़ी भी थे, मीडिया के लोग भी थे, जर्नल रिटायर्ड भी थे, जजेस भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, सब एलीट वहाँ फिर रही थी। वहाँ पे जो कंसेंसस था ना एक, वो वही था जो शहजाद चौधरी साहब ने अभी आपको बताया है। और निगरान वज़ीर आज़म खुद थे वहाँ पर। 6 महीने, ये सिलसिला 6 महीने, साल से ज़्यादा चलना है। और आपको ये खबर इतनी मैं बता सकता हूँ कि वो ब्यूरोक्रेट सियासतदान होगा। ब्यूरोक्रेट सियासतदान। और आपको पता है इस मुल्क में एलीट पंजाबी होती है, या पंजाबियों के साथ जो रला हुआ वही होती है जो हुकूमत करती है। इतने सारे इशारे मिल गए, ब्यूरोक्रेट भी होगा, सियासतदान भी होगा, और फिर कहीं ना कहीं लाहौरी भी होगा। इफ्तिखार साहब, कुछ ज़हन में आया आपका? जिक्र तो नहीं। ब्यूरोक्रेट नहीं, मैंने कहा ब्यूरोक्रेट। अच्छा, ब्यूरोक्रेट नहीं, टेक्नोक्रेट सियासतदान। टेक्नोक्रेट सियासतदान, कोई नाम ज़हन में आया? आप तो टेक्नोक्रेट में सहाफ़ी हैं, आप सहाफ़ी हैं। मैं तो आउट हो गया ना। आप आउट हो गए, आपका नाम तो बहुत लोगों ने लिया। नस्ल डिक्लेयर होने के बाद तो आउट हो गया मैं। टेक्नोक्रेट है ना, आप सहाफ़ी हैं, आप सहाफ़ी टेक्नोक्रेट हैं आप। लेकिन एक बात शहजाद साहब ने भी की थी कि करोड़पति होना जरूरी है। पंजाबी ये भी इनको बताना पड़ेगा। और वाला जो तुम्हारा है ना वामा, उसकी वजह से बाहर हो गया। क्यों करोड़पति तो टके टोकरी हो गए हैं, खुदा का खौफ करें। हमारा एक दोस्त कहता था, मैं लखपति हुआ, लख रुल गया, मैं करोड़पति होया, करोड़ रुल गया, अब मैं अरबपति होने जा रहा हूँ, अरब टके टोकरी हो। करोड़पति क्या है? कुत्ते को ईंट मारो, करोड़पति को लगती है। करोड़पति तो किसी खाते में नहीं रहे। इसका मतलब जो आ रहा है अरबपति है सब। वो सानू नहीं लगती। शहजाद साहब बेसिकली बहुत मासूम आदमी है। खरबपति होगा डॉलर्स में। शहजाद साहब ने बड़ी खबरें दी हैं, रुपयों में। शहजाद साहब ने बड़ी खबर, मैं दोनों खबरों को एंडोर्स करता हूँ। कौन सी? अल्लाह को पता है। इस मुल्क में सिर्फ एक बंदे को पता है एग्जैक्ट होना क्या है, लेकिन खबरें शहजाद साहब ने ठीक दी हैं और मेरे पास भी यही खबर है। हमारी खबर ये है कि ये अनलिमिटेड टाइम का होगा, इलेक्शन कोई नहीं हो रहे, सेनेट की परवाह मत करो, ये प्राइम मिनिस्टर चलता रहेगा, 2 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात नहीं हो तो शहजाद साहब वेल कनेक्टेड साबित हो गया। इस्लामाबाद की दोनों तीनों खबरें उन्हें भरपूर अंदाज में दे दी, कुछ नामों को बचाकर, लेकिन वो नाम भी ज्यादा दूर सामने होंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।